स्पोर्ट्स बिल भी बहुत खास है कई मायनों में अदिति, उसको लेकर के भी संशोधन की बात हो रही थी और इसकी ज़रूरत भी महसूस हुई जब हमने पीछे देखा क्या कुछ हरियाणा में हुआ, जो तस्वीरें वहाँ से आई। तो इस बिल में क्या प्रारूप डालने की कोशिश हुई है, क्या कुछ इसमें खास है और कैसे आगे जो है पूरी प्रणाली इस बिल के साथ बदल जाएगी? देखिए, न्यू स्पोर्ट्स बिल बेहद खास है और मैंने क्योंकि लंबे समय से जब हम पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं तो हमने सरकार को बड़ा इस बिल को महत्वाकांक्षी बताया गया। खास तौर पर जो 3 बड़ी चीज़ें इसमें है वो बहुत खास है। देखिए, सबसे पहले कि राष्ट्र खेल बोर्ड की स्थापना, केंद्र सरकार एक राष्ट्र स्पोर्ट्स बोर्ड बनाएगी। अक्सर आपने देखा कि बहुत सारे टैलेंट्स हैं तो जो उस लेवल तक आ ही नहीं पाते जो उनको जगह मिलनी चाहिए। तो इस राष्ट्र बोर्ड के लिहाज से आपको वो टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है, आप संपर्क कर सकते हैं बोर्ड में। जो सब और इसके साथ साथ जो सभी राष्ट्र खेल संघ यानी जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं को मान्यता भी देगा, उनके चुनावों और जो प्रशासन की निगरानी भी रखेगा कि फेयर तरीके से हो और जरूरत पड़ने पर एडहॉक समिति नियुक्त भी करेगा अगर अस्थायी समिति की देखभाल की जाए कि क्या सब कुछ गड़बड़ियां तो नहीं चल रही। तो अक्सर आपने देखा कि ऐसे फेडरेशंस में गड़बड़ियां होती हैं, नेपोटिज्म होता है, सिफारिशें होती हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। फिर एनएसटी यानी कि राष्ट्र खेल ट्रिब्यूनल, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, ये क्या है इसको समझते हैं। एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा जो चुनाव, चयन और प्रशासन से जुड़े विवादों का निपटारा करेगा। ये भी बेहद खास है। आप जहां जहां भी स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं या ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जिससे कि अगर कोई इंटरनल इशू है, किसका चयन हो गया, नहीं होना चाहिए था, वो उतना टैलेंटेड नहीं है, गलत तरीके से हुआ, तो वो ट्रिब्यूनल तय करेगा कि इसको कैसे इसका न्याय कैसे दिया जाए। फिर एथलीट और महिलाएं शामिल, जैसे कि प्रत्येक कार्यकारिणी समिति जो होगी उसमें कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले एथलीट होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एथलीट्स के इश्यूज होते हैं वो जो अधिकारी हैं वो नहीं एड्रेस कर पाते, तो एथलीट्स करेंगे। साथ में महिलाओं का, आपने पिछले दिनों भी देखा, महिलाओं को लेकर, अभद्रता को लेकर कई सारे सवाल उठे, इसमें बहुत हंगामा भी हुआ, तो 4 महिलाएं शामिल होना अनिवार्य किया गया है। ये इसका सुधारीकरण है, ये अपने आप में बेहद खास है। उम्र और कार्यकाल में भी ढील दी जाएगी, जैसे कि शीर्ष पद, जैसे कि अध्यक्ष हुआ, महासचिव हुआ, कोषाध्यक्ष के लिए, तो ये तमाम वो चीजें हैं जैसे 3 लगातार कार्यकाल, कुल 12 साल की अनुमति, साथ ही उम्र सीमा 70 साल कर दी जाएगी, जिसमें 75 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुमति दे। तो ये भी आपको इनकम टैक्स बिल की तरह स्पोर्ट्स बिल में कई सुधार, ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, कई नए अस्थायी तरीके से अस्थायी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो उनको करेंगी। सबसे बड़ी बात है सूचना का अधिकार लागू, उसमें थोड़ा संशोधित करके आरटीआई को लेकर, ये बहुत खास है, इसको समझना जरूरी है। सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। तो अगर कोई आरटीआई लगा के कैसे चयन हुआ, क्यों हुआ, कब कौन जीता, क्या वजह है, अध्यक्ष पद पे कौन आया, ये तमाम चीजें निकल सकती हैं। लेकिन हालिया संशोधन के अनुसार केवल वही संगठन को आरटीआई के तहत लाया जाएगा जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। इससे बीसीसीआई जैसे कि वित्तीय रूप से सत्यात जो संस्थान है उनको राहत मिल जाएगी, यानी बीसीसीआई इससे उसको राहत मिलती नजर आ रही है। फिर और ज्यादा इसको पारदर्शी कर दिया गया, तो कई सुधार लाने की कोशिश है और ये अपने आप में बेहद खास है। और सशर्त बीसीसीआई को इसमें शामिल है, क्योंकि इसको लेकर काफी सारी कई बार सवाल खड़े होते हैं, तो ये समझ लेते हैं। बीसीसीआई अब एक राष्ट्रीय खेल संघ है, उसको माना जाता है और उसे एनएसबी की मान्यता और नियमों का पालन करना होगा। हालांकि आरटीआई केवल उन संघों पर लागू होगा जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं और बीसीसीआई पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह सहायता नहीं लेता। तो ये जो आरटीआई के उससे बीसीसीआई बाहर है, बीसीसीआई को आरटीआई के माध्यम से आरटीआई नहीं लगाई जा सकती उस पर, क्योंकि उन संघों पे लगाई जा रही है जिस पर केवल और केवल सरकार से सहायता। शिखा, बिल्कुल, तो ये एक तरीके से प्रक्रिया और कैसे आसान बने, किस तरीके से काम किया जाए, इसको लेकर के चर्चाएं भी अदिति बहुत पहले से हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि इस बार जो इनकम टैक्स का बिल लेकर के सरकार आ रही है
तो जो चेंजेस, जो बदलाव उस समय इससे पहले किए गए हैं, उससे ये अलग होगा, प्रक्रिया इजी होगी, डरने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अदिति सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कम से कम इनकम टैक्स के मामले में कि जो लोग कर चुकाते हैं वो कहीं ना कहीं डरे भी होते हैं कि कार्रवाई के रूप में क्या हो सकता है। कई लोगों को नॉलेज भी नहीं होता और इसका फ़ायदा सीधा सीधा सीए जो होते हैं उनको भी हो जाता है। तो जाहिर है इस परिवर्तन को इस समय विपक्ष कैसा देख लेता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा क्या चुनाव पे भी संभावित है? देखिए, सबसे पहले तो जब आज हम लगातार घूम रहे थे तो 3 चीज़ों का जिक्र हो रहा था। न्यू इनकम टैक्स बिल इस सत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, स्पोर्ट्स बिल की तरह। ये 2 बिल बहुत इम्पॉर्टेंट थे जो आज ही के दिन लोकसभा में पास कराए गए। हमने जब पूछा कि आज विपक्ष नहीं था कुछ थे और हंगामा भी रहा, तो सरकार का ही मानना है कि हमने विपक्ष को बहुत समय दिया, लेकिन विपक्ष नहीं समझा और हमको आखिरकार महत्वपूर्ण बिल पारित कराना पड़ा और हमारे पास लोकसभा में संख्या बढ़ गई। कल राज्यसभा में होगा। इससे एक और सवाल उठता है कि जब दोनों बिल पारित हो गए जो महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस और नहीं है, सरकार के पास बहुत जेब में बिजनेस होता है, लेकिन अब क्या ऐसा तो नहीं कि कल से निर्णय हो जाएगा, कल कैबिनेट की बैठक भी है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक बात इनकम टैक्स बिल की है, आपने देखा कि बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। तो एक बार तो ये भी किया जाएगा, सरकार ये चाहेगी कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर इस इनकम टैक्स बिल को अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसान भाषा में और समझाया जाए कि इससे क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि सीधा सीधा फायदा वैसे तो जो भी टैक्स भरता है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका सुदृढ़ीकरण हुआ है, लेकिन साथ में इसका और तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। तो वो प्रचार प्रसार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और तमाम चीज़ें होंगी जो अलग अलग जगह समझाई जाएंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी समझाई जाएगी। अब सवाल विपक्ष का उठता है, तो विपक्ष ये मान रही है कि जो सरकार है वो दादागिरी कर रही है। हमने सरकार से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, ठीक है, हमने ये भी कहा कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, दिल्ली पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया। ऐसे में हमारा उद्देश्य एक वोट, एक वन मैन वन वोट है, जो कि अब देश के सुधार के लिए ज़रूरी है। तो वो अपने पॉलिटिकल उद्देश्यों से आगे बढ़ रहे हैं। बिल पारित करने पे कोई रिएक्शन मुझे संसद के अंदर नहीं दिखा, क्योंकि मैं हाउस में थी, अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी सांसद थे, लेकिन उनका यही एजेंडा था कि आज की जो हमारी पद यात्रा थी, पैदल मार्च था इलेक्शन कमीशन तक, वो कितना सक्सेसफुल हुआ, वो कितना कैमरे के सामने आया, जाहिर तौर पे वही चलता रहा। और अब कल राज्यसभा में दोनों बिल पारित होंगे। फिर आपने देखा कि 13, 14, 15 को हॉलीडे है, क्योंकि 15 अगस्त के सिक्योरिटी के चलते, और फिर केवल 3 वर्किंग डेज बचेंगे, जो कि 18, 19, 20 हैं। और 21 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन है, यानी 21 तारीख को सुबह वाइस प्रेसिडेंट के नाम की सरकार घोषणा भी करेगी। अच्छा, एंटी डोपिंग बिल में क्या कुछ खास है अदिति, और इसका असर कैसे नजर आएगा? देखिए, ये भी बहुत खास बिल है, एंटी डोपिंग बिल भी, जिसको लेकर सरकार लंबे समय से काम कर रही है कि किस तरीके से इसको लागू किया जाए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो ये एंटी डोपिंग बिल, अमेंडमेंट बिल जो है 2015, वो उसके जो मुख्य बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करें तो वो देखिए आप, एनएडीए की व्यवहारिक स्वायत्तता मिलेगी। क्या होता है ये? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है, और जो उसके ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है वो प्रदान करता है उसको। तो अब यह किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ, ओलंपिक नहीं है, तो ये एनएडीए के अंदर भी सुधार है। इसके साथ साथ आप देखिए कि नेशनल बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जाएगी। पहले नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स के पास अपील पैनल बनाने और एनएडीए पर नजर रखने का अधिकार था। अब संशोधन के बाद ये अधिकार भी हट दिए जाएंगे। तो आपने तीनों बिल के अंदर जो कॉमन चीज देखी, वो उसको और आसान बनाना और इंडिपेंडेंट बनाना और उसको बेटर बनाने की कोशिश की तरफ है। अपील पैनल का नया ढांचा बना दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तालमेल किया जाएगा इसमें। जैसे संशोधन से भारत का एंटी डोपिंग ढांचा, जिसे बोलते हैं WADA, की आवश्यकता की पूरी तरह से अनुरूप हो गया है। तो तेज और पारदर्शिता कार्रवाई इसमें की जाएगी, खिलाड़ियों के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको पारदर्शी करने की कोशिश यहाँ पर की गई है।